तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ज्योतिष शिविर के तृतीय दिन रात्रि का ये सत्र है, जिसमें हम अपने पूर्व के विषयों की अस्पष्टता को स्पष्ट करते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे बीच में से उत्तर दें। ये सबसे प्रथम बात है, अच्छी बात होगी। और नहीं तो विभू जी हैं, वो समाधान करेंगे। और किन्हीं चीज़ों की आवृत्ति है, वो भी हम अवसर मिले तो वो भी कर सकते हैं। तो प्रश्न आमंत्रित हैं, हाथ खड़ा करेंगे तो माइक लीजिए। शिवनाथ जी। ओम। मेरा प्रश्न है कि एक मास में सूर्य की जो राशि है, जैसे इस मास में सूची मास में सूर्य की राशि मिथुन दिखाई गई है, फिर भी सूर्य की राशि मिथुन दिखाई गई है। हाँ। तो फिर भी कुछ कुछ घंटों में 12 राशि की तालिका दी हुई है। तो मेरा प्रश्न है कि ये बाकी की जो 11 राशि हैं पूरे दिन में अलग अलग लग्न जिनको हम कह रहे हैं, वो क्या तात्पर्य है, वो समझ में नहीं आया। ये पृष्ठ संख्या 59 पर जो हमारा प्रतिदिन का है शुचि मास का, वहां पर केंद्रित है। देखिए, ऐसा है कि पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक वार्षिक गति है और एक दैनिक गति है। वार्षिक गति से पृथ्वी एक वर्ष में मेष से मीन तक समस्त राशियों का चक्कर लगाती है। उस वृत्त में वार्षिक गति में, जिसको मतलब हम सूर्य की गति कहते हैं समझने की सुविधा से, तो सूर्य एक वर्ष में 12 राशियां घूमता है, वो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण है। लेकिन पृथ्वी की एक दैनिक गति भी है। तो ऐसे समझिए कि ये जो पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ को घूम रही है। तो ये सभी कुछ हमें जो है ना पूर्व से पश्चिम की तरफ को घूमता हुआ दिखाई देता है। तो अभी जैसे मान लीजिए ये मेष की तरफ है, एक घंटे बाद जब ये बिंदु घूम जाएगा, अभी ये ऐसा है, लेकिन एक घंटे बाद जब पृथ्वी घूम जाएगी तो ये तो यहां पहुंच जाएगा ना, यही बिंदु यहां पहुंच जाएगा घूमते घूमते दैनिक गति में। तो हम कहेंगे कि ये वृषभ लग्न में, उसे लग्न बोलते हैं, वो भी क्रांति वृत्त के हिस्से, लेकिन दैनिक गति के अर्थ में उनको लग्न बोलते हैं और वार्षिक गति के अर्थ में वो सूर्य की राशियां हैं। तो लग्न तो 12 ही होंगे ना। अब थोड़ी देर बाद पृथ्वी घूम करके ऐसी हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी, तो हम कहेंगे अब वृषभ, मेष लग्न खत्म हो गया, वृषभ खत्म हो गया, मिथुन लग्न लग गया। ऐसे पृथ्वी घूमते घूमते जब यहाँ पहुंच जाएगी तो हम कहेंगे कि अब कर्क लग्न लग गया। तो ऐसे ही एक दिन में पृथ्वी 24 घंटे में घूमती, तो 12 के 12 राशियां जो हैं वो 24 घंटे में घूमेगी, लेकिन वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण है, उन्हें लग्न के रूप में कहते हैं। और जो वार्षिक गति है, सूर्य जैसे यहाँ पर मिथुन राशि में है, मान लो मेष राशि में है सूर्य, तो वार्षिक गति के कारण क्या होगा, ये क्रांति वृत्त ही खिसक रहा है ना, तो कुछ समय बाद सूर्य जो है मेष राशि के एक अंश पर पहुंच जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने में पृथ्वी तो एक चक्कर पूरा लगा लेगी ना। सूर्य तो यहां से यहां तक ही पहुंचा, लेकिन पृथ्वी तो पूरा 24 घंटे घूम गई, तो वो तो 12 लग्न घूम गई। तो हर दिन में 12 लग्न आते हैं, वो वार्षिक और दैनिक गति के अंतर से है।
स्पष्ट हो गया ये प्रश्न भी और उत्तर भी? ठीक, पूछिए। सावन दिन की जो परिभाषा है वो ध्रुवीय प्रदेशों में क्या बनेगा उनका? यहाँ तो 1 डिग्री का कह दिया, बाकी जगह ध्रुवीय प्रदेशों में तो सावन दिन यहाँ की दृष्टि में तो 6 महीने में आने वाला है शायद। सावन दिन की जो सामान्य परिभाषा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक तो है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे, कर्क संक्रांति के समय दिनमान इतना ज्यादा हो जाता है कि सूर्यास्त तो होता ही नहीं, यानी कि 2 दिन के बराबर 1 दिन हो जाएगा, मतलब दिनमान 24 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे और उत्तर की तरफ चलते चले जाएंगे तो ये दिनमान थोड़े और उत्तरी अक्षांशों में क्या होगा कि दिनमान 48 घंटे हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो दिनमान जो है वो 1 महीने के बराबर भी हो जाएगा, जैसे नॉर्वे वगैरह के देशों में होता है जहां 1 महीने तक सूर्यास्त ही नहीं होता। और उत्तरी ध्रुव में चले जाएंगे तो 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होगा। तो वो तो अक्षांश और देशांतर के प्रभाव के कारण, दिनमान के कारण होने वाले प्रभाव है, लेकिन परिभाषा में तो सावन दिन वही है ना, उदय से उदय तक। तो वहां ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने का 1 दिन है, तो वो बोलते हैं, लेकिन जो गणित में या ज्योतिष में जो परिभाषा में हमारे लिए है वो सावन दिन की उदयाद उदयम ही है, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक। और दिनमान उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहता 24 घंटे के अंतर्गत है, लेकिन घटता बढ़ता रहता है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ऊपर, यानी कि कर्क रेखा के बाद जो और ऊपर आती है अंटार्कटिक रेखा जो आती है, उसके ऊपर के क्षेत्रों में फिर वो दिनमान कई बार 24 घंटे से बड़ा हो जाता है। पर वो जो बड़ा होता है और उसका जो आगणन है कि ये 24 दिनमान कितना होगा, वो होता उसी आधार पर जब हम सावन दिन के हिसाब से मानते हुए गणना करते हैं। तो बेस इकाई सावन दिन ही है। दिनमान 24 घंटे बड़ा आता है क्योंकि हमने सावन दिन 24 घंटे का मान रखा है, इसलिए वहां पे सावन दिन बड़ा आता है, पर परिभाषा में ऐसे ही है। अभी दोपहर के सत्र में जो चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी के संदर्भ में रेफरेंस में देखा जाए तो 27.3 बन रहा था और उसमें हमने 2.25 और जोड़े। तो जो चक्र लगता है वो तो ऐसे ही गिना जाएगा ना, नक्षत्र की तुलना में कैसे गिन सकते हैं, जबकि चक्र परिक्रमा वो पृथ्वी की कर रहा है, तो इसमें नक्षत्र को रेफरेंस माना ही क्यों गया है? क्योंकि परिक्रमा तो जिसकी है उसी की गिननी चाहिए, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण देखिए ऐसा है, परिक्रमा तो पृथ्वी की ही है, लेकिन परिक्रमा पृथ्वी को हम कैसे जाने कि पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी हो गई या नहीं हुई? हम कैसे जाने उस चीज को? हमें कोई ना कोई आधार बिंदु, कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना। तो रेफरेंस पॉइंट 2 तरह से लिया गया है। एक है सूर्य को आधार मान के, सारी गणनाओं में ऐसा ही है, चाहे दिन की हो, चाहे वर्ष की हो, चाहे चांद्रमासों की है। तो एक आधार तो है सूर्य को मानते हुए, और एक आधार है सूर्य के अलावा किसी और नक्षत्र को मानते हुए, किसी भी अन्य नक्षत्र को मानते हुए। जब हम सूर्य के आधार पर गणना करते हैं तो जो भी हम आगणन कर रहे हैं वो सूर्य और पृथ्वी के सापेक्षिक संबंध का परिणाम है। और जब हम किसी अन्य नक्षत्र, सूर्य के अलावा किसी अन्य नक्षत्र की तरफ से रेफरेंस बिंदु मान के गणना करते हैं तो वह सूर्य निरपेक्ष गणना है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में एक्चुअली में तो 27.25 दिन ही लगते हैं। जो उसका एक टाइम पीरियड है रोटेशन का वो 27.25 दिन का ही है, लेकिन सूर्य सापेक्ष उसे गति करने में 29.5 दिन लगते हैं, जिसे हम एक चांद्रमास कह रहे हैं। ऐसे ही पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन सूर्य के सापेक्ष जब हम बात करते हैं तो हमने उसे 24 घंटे कह रखा है। ऐसे जब आप वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो वो भी उसी तरीके से है। रेफरेंस पॉइंट, अच्छा रेफरेंस पॉइंट अभी तो मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट और भी हैं। चांद्रमास के संबंध में एक रेफरेंस पॉइंट यह भी है कि जब चंद्रमा पात पर हो, यानी राहु पर है, और पुनः चल करके राहु पर आ जाए, या पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में, जैसे इस तरह का परिक्रमा पथ है, यहां पृथ्वी दूरतम स्थित है, तो जब ये चक्कर लगा करके वापस अपने दूरतम स्थल पर आ जाए तो भी एक वर्ष कहलाया जाता है। लेकिन ये तीनों वर्षमान जो है अलग अलग हैं। इसे ड्रैकोनिक या वैसे वर्षमान बोलते हैं, एक साइनोडिक वर्षमान हो गया, एक सिड्रल वर्षमान हो गया।
ये तीनों के मान अलग अलग हैं, ये प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग होते हैं। बट हमारे लिए पंचांगीय दृष्टिकोण से चूंकि ऋतुबद्ध रहना है, इसलिए जो सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष जो संबंध से वर्षमान है, यानी कि सौर वर्षमान, वही हमारे लिए पंचांगीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी सब ज्योतिषीय गणनाओं में कहीं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनफैक्ट जैसे हम चंद्रमा पर अगर हमको रॉकेट भेजना हो तो वो 27.25 दिन वाली कैलकुलेशन ही काम आएगी, वहां 29.5 दिन वाली कैलकुलेशन से काम नहीं चलेगा। उन ऐसी गणनाओं के लिए इन चीजों की उपयोगिता है, ये निरर्थक नहीं है, लेकिन पंचांगीय दृष्टिकोण से ऋतुबद्धता के आधार पर इनका महत्व नहीं है उतना। तो इनको जानकारी में होना जरूरी है हमारी, क्योंकि ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष के सभी चीजें जानकारी में होनी चाहिए, पर पंचांगीय दृष्टिकोण से इनका उतना ज्यादा महत्व नहीं है। पंचांगीय दृष्टिकोण से हमारा पूर्णिमांत से पूर्णिमांत या अमांत से अमांत जो चांद्रमास है 29.5 दिन का वो, और सौर वर्ष क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष संबंध पर ऋतु निर्भर करती है और हमारे पंचांगों को ऋतुबद्ध होना चाहिए, तो इसलिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अन्य कोई उधर से नहीं है कोई? हाँ, उधर से। हाँ, अंबालाल जी। और कौन है इधर? हाँ, विभू जी, मेरा ये सवाल है, आपने ये मुहूर्त के बारे में बताया, मुहूर्त निकालने के बारे में बताया, लेकिन कुमुहूर्त में के बारे में कोई बताया नहीं। पाखंडियों ने जो संसार पे जो कुमुहूर्त के बारे में जो जुल्म किया है उसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। कुमुहूर्त है या नहीं वो बताओ जरा। मुहूर्त के बारे में अभी आज जो बताया है वो है मुहूर्त मान कि मुहूर्त का आगणन कैसे करते हैं। अब फलित में जिस हिसाब से मुहूर्त लिए जाते हैं उसके बारे में आचार्य जी आपको कल बताएंगे, वो आज विषय आया नहीं है कि कौन सा मुहूर्त शुभ होता है, क्यों शुभ मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। वो फलित के आगणन है, उसमें कुछ ऐसा कोई सिद्धांत सम्मत ऐसा नहीं है। जैसे अगर नक्षत्रों की सूची है ना, तो उन्होंने नक्षत्रों को मान लिया कि क्रम से एक अंधा है, एक काणा है, एक आंखों से देखने वाला है, ऐसे 4 श्रेणी में उसे बांट लिया और क्रम से उन्हें गिनने लग गए और वो इस तरह से उनको गिनना शुरू कर दिया। गति के हिसाब से गिना तो उनको क्रम से कर दिया, तीव्र, मंद, अति तीव्र, अति मंद, इस तरह से क्रम से लिख दिया उनको। तो वो उन्होंने किस आधार पे लिया है वो तो आचार्य जी आपको कल बता देंगे। आज हमने जो चीज सीखी है कि अगर हमें ये निकालना हो कि आज जब हम संकल्प कर रहे हैं तो कौन सा मुहूर्त वर्तमान है, वो जो कालखंड की इकाई के रूप में जो मुहूर्त है वो आज हमने निकालना सीखा है। फलित के दृष्टिकोण से किस द्विपुष्कर मुहूर्त को कब निकालते हैं या कैसे होता है, त्रिपुष्कर मुहूर्त कैसे होता है, या ये शादी ब्याह के जो मुहूर्त निकलते हैं ये कैसे निकलते हैं, ये जानना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि इनके ना सीधे सीधे नियम है कि अगर जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो जैसे विष योग होता है या सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं तो उनका फिक्स है कि अगर ये नक्षत्र रविवार के दिन होगा तो विष योग होगा। तो कुछ ज्यादा उसमें सिर्फ रटने की चीज है, समझने की चीज नहीं है। आपको मालूम है कि 27 नक्षत्र हैं, अगर अश्वनी नक्षत्र रविवार के दिन होगा तो विष योग होगा, तो आपने सिर्फ देखना है पंचांग में कि अश्वनी कब है और रविवार के दिन है या नहीं है। इस तरह से मतलब ये अश्वनी और रविवार का संबंध सही हो ऐसी मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं उदाहरण के तौर में कह रहा हूं। बट बात यह है कि उसमें जो मुहूर्तों का निर्धारण है वो नक्षत्रों को वारों के संयोग से लेकर के बना रखा है, तो उसे जानना समझना कठिन नहीं है, वो आपको कल समझ में आ जाएगा। जो चीज कठिन थी वो थी मुहूर्त मान के हिसाब से ये मुहूर्त निकालना, जिसका अभ्यास करने की जरूरत है। आज तो हमने एक दिन का निकाला, अगर आपको सुविधा हो रात में समय लगे तो किसी और दिन के लिए मुहूर्त मान निकाल करके, रात्रिमान के मुहूर्त निकाल करके अभ्यास करके देखिएगा, वो आपके लिए जरूर लाभकारी रहेगा। बाकी फलित वाले जो मुहूर्त है वो कल आचार्य जी आपको मुश्किल से 15 मिनट में बता देंगे कि कौन सा शुभ अशुभ और कैसे निकालना है। पर आपको निकालना क्यों है शुभ अशुभ मुहूर्त, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। देखिए, जानकारी के दृष्टिकोण से आपको पता चल जाएगा वो पर्याप्त है, लेकिन अगर आप ऐसे चाह रहे हैं कि हम ये निकालना सीख जाए, चौघड़िया, दिशाशूल, राहु काल, ये अगर हम निकालना सीख जाए तो बता तो सकते हैं, लेकिन पहले हम वो चीज समझ लें, फिर ये चीज तो बाद की बात है। ये तो फलित के दृष्टिकोण से है, राहु काल निकालने में कोई ऐसा कठिन काम थोड़ी है।
जब आपको नक्षत्र, लग्न, सूर्योदय सब निकालना आ जाएगा तो राहु काल निकालना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन निकालना क्यों है? जी ठीक है। अन्य मेरा प्रश्न ये है कि फलित ज्योतिष यद्यपि बहुत वर्षों तक माना जाता रहा और उसी कारण से हमारे देश में इस फलित ज्योतिष के कारण से हम बहुत जगह पराजित हुए, क्योंकि युद्ध के मुहूर्त निकाल दिए, लड़ाई करना है कि नहीं करना। तो ये मुहूर्त जो है इनका कोई महत्व तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस मुहूर्त को जानने की कोशिश करेंगे तो हम पुनः फिर 1000 साल पहले के उसमें चले जाएंगे। एक दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि शक संवत जो है और विक्रम संवत है, तो जैसा इतिहास में सुना जाता है कि शक और हुणों को विक्रमादित्य जी ने मार के भगाया था, तो शक संवत जो है क्या किसी भारतीय ज्योतिषियों ने शक राजा ने उन तैयार करवाया है जिससे हम उनको अनुकूल मानते हैं, शक संवत को हम वैज्ञानिक मानते हैं, या इसमें और क्या है कि हम शक संवत को एक प्रमाणिक मान करके और उसको ज्यादा महत्व देते हैं? फिर तो विक्रमादित्य संवत को हटा देना चाहिए जब शक संवत को ही हम मान रहे हैं। देखिए, जहां तक मुहूर्त के संबंध वाली बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर किसी को चोरी करने जाना हो तो वो जरूर मुहूर्त निकालवा के जाए कि मैं पकड़ा जा तो नहीं जाऊंगा कहीं। लेकिन अगर यज्ञ करने जाना है तो अनुकूल समय देखिए और यज्ञ कीजिए, उसमें ऐसी कौन सी बात। तो मुहूर्त निकालने के संबंध में वो फलितीय बातें हैं, उसमें बहुत सारी बातें, कथा कहानियां बहुत सारी चल सकती हैं। जहां तक आपकी विक्रम संवत और शक संवत की बात है, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में महाराजाधिराज विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था। और उनके द्वारा शुरू किया गया था क्योंकि उन्होंने 2-3 कार्य करे थे। एक तो पंचांग में सुधार करा था। महाराजा विक्रमादित्य के राज दरबार में कालिदास थे नवरत्नों में, तो कालिदास जी की एक पुस्तक है ज्योतिर्विदाभरण। उस ज्योतिर्विदाभरण में वो लिखते हैं कि उन्होंने कलयुग संवत 3044 में वो पुस्तक लिखी है, और उसमें महाराजा विक्रमादित्य ने जो संशोधन किए हैं पंचांग में उसको ऋतुबद्ध बनाने के लिए, उसका उसमें जिक्र है। तो एक तो महाराजा विक्रमादित्य ने पंचांग को संशोधित करके उसको ऋतुबद्ध बनाया, एक काम ये करा। दूसरे ये भी है कि उन्होंने हुणों को, शकों को हरा करके बाहर निकाला था। अच्छा, महाराजा विक्रमादित्य के बारे में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने यहां तो सब जीता लेकिन चालुक्यों से वो युद्ध नहीं जीत पाए थे। जो भी हुआ हुआ इतिहास की बातें मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य के बाद सातवाहन राजाओं में एक राजा हुए गौतमी पुत्र शातकर्णी। इन्होंने भी शकों को भारत भूमि से हटाया था, और ये इन्होंने करा था 135 साल बाद, महाराजा विक्रमादित्य के 135 साल बाद 78 ईस्वी में। तो उन्होंने शक संवत चलाया है। शक संवत विदेशी नहीं है। सातवाहन राजा इधर आंध्र प्रदेश और इधर के इलाके में कलिंग और मध्य प्रदेश के इलाके में इनका साम्राज्य था। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी एक राजा हुए, उन्होंने शकों को हराया था महाराजा विक्रमादित्य के बाद और शकों को इस देश से बाहर निकाला था। तो उन्होंने शक संवत चलाया है। तो शक संवत तो एक तो विदेशी नहीं समझना है। दूसरा, शक संवत और विक्रमी संवत में अंतर यह है कि शक संवत में विषुव से शुरुआत है, मतलब विषुव को स्थान है, और विक्रमी संवत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को स्थान है। स्थान चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का शक संवत में भी है, लेकिन यहां प्राथमिक में विषुव है, और विक्रम संवत में प्राथमिक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। विषुव को स्थान है क्योंकि उनकी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विषुव से पहले पहले आ जाती है। लेकिन है क्या कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विषुव से कभी 2 दिन पहले, कभी 5 दिन पहले, कभी 10 दिन पहले ऐसे आएगी, तो वो नियत नहीं है। तो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने जब सारे संवतों का निरीक्षण करा तो उन्होंने शक संवत को अधिक उपयुक्त पाया। बाकी जो कारण है वो कुछ और भी हो सकते हैं, पर उन्होंने शक संवत को उपयुक्त पाया, इसलिए उसे शक संवत के रूप में मान्यता दी। अभी पिछले 22-23 अप्रैल को उज्जैन में एक भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक सभा आयोजित की गई थी। मैंने पहले भी बताया था। तो उसमें आचार्य जी भी गए थे, देश भारत भर से लोग आए थे। वहां इस विषय पर विचार हो रहा है कि शक संवत को रखा जाए या विक्रम संवत को लाया जाए, और जो भावना वहां पर ज्यादा मुखर हुई वो विक्रम संवत के रूप में थी। और कहीं कहीं एक स्वर यह भी उठा कि कलयुगादि को राष्ट्रीय संवत के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब उसमें भारत सरकार निर्णय क्या लेती है वो भारत सरकार के ऊपर है।
लेकिन हाँ शक संवत विदेशी नहीं है जी। तो राजा का नाम एक बार स्पष्टता से बोलो। गौतमी पुत्र सातकर्णी। शाह सातकर्णी। सातकर्णी। ये सातवाहन राजा हुए हैं। सातवाहन एक ही है, जी एक ही व्यक्ति है ये सातवाहन साम्राज्य का नाम है, जैसे मगध हो गया, सातवाहन साम्राज्य का, जैसे वो राजा कन्नौज का हो नाम गया, है। ऐसे ही सातवाहन जो है एक राज्य का नाम है। सातवाहन के राजा ये थे। सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनके द्वारा शक संवत चलाया गया, जो 78 ईसा पूर्व में जो चला है वो इनके द्वारा चलाया गया है। शालिवाहन भी इन्हीं का ही नाम है, इन्हीं को ही बोलते हैं, मतलब पूरा नाम वही है, गौतमी पुत्र शालिवाहन सातकर्णी। एक 135 वर्ष बाद लगभग, आप ऐसे लगा लीजिए ना, वो 57 ईसा पूर्व में थे और ये 78 में है, तो लगभग 135 वर्ष का अंतर है। अन्य किनको बोलो। ये आज बताया था नक्षत्र मास, नक्षत्र दिन और नक्षत्र वर्ष, इनकी सबके जो गणनाएं हैं वो अलग अलग के सापेक्ष हैं। जैसे कि नक्षत्र मास हमेशा संभवतः चंद्र से ही देखा जाएगा, क्या सूरज से नहीं देखा जा सकता? चांद्र मास को देखने के दो तरीके हैं, एक अमांत से अमांत मतलब सूर्य सापेक्ष, और एक नक्षत्र के सापेक्ष। तो एक हो गया नक्षत्र चांद्रमास, एक हो गया जो हमारा तिथ्यमान चांद्रमास जो है, तिथिमान से जो चांद्रमास है। तो दो तरह के चांद्रमास हो गए। जैसे सौर वर्ष है, देखिए ऐसा है एक्चुअली प्रकृति में वर्ष का निर्धारक यानी वर्ष को नापने में तो सूर्य हमारा सहायक है, लेकिन मास को नापने में हम सूर्य से नहीं नाप पाते, क्योंकि जो प्रत्यक्ष में मास दिखता है वो चंद्रमा से दिखता है। तो मासों का करता है चंद्रमा और वर्ष का निर्धारक है सूर्य। तो जब हम सौर मास की बात करते हैं ना, तो उसे सौर वर्ष के घटक के रूप में लेते हैं कि सौर वर्ष का 12वां हिस्सा सौर मास हुआ। तो ऐसे ही नक्षत्र वर्ष का 12वां हिस्सा नक्षत्र मास हुआ, सौर नक्षत्र मास। या अगर हम ये लेते हैं ड्रैकोनिक मार्स लेते हैं, जिसको हम मतलब मंदोच से मंदोच जिसको नापते हैं, यानी पृथ्वी जब सूर्य से सर्वाधिक दूर है, वहां से चलकर जब वहां चली जाएगी, जो मंदोच वर्षमान है, तो उसमें जो कहा जाएगा वो मंदोच मास कहा जाएगा। इनकी जानकारी होना ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें पता तो हो कि ये क्या चीज होती है। पंचांगीय दृष्टिकोण से इनका इतना अधिक महत्व नहीं है। महत्व सावन जो सौर वर्ष है उसका, और जो हमारा चांद्रमास है उसका, तिथ्यमान चांद्रमास, इनका महत्व है। और जो नक्षत्र वर्ष है वो जो है पृथ्वी के घूमने के आधार पे, दूरी पे, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के आधार पे वर्ष बनता है। अब इस वर्ष को नापेंगे कैसे? अगर आपने उत्तरायण या विषुव को, या मतलब एक तरह से सूर्य को आधार लिया, तो वो सौर वर्षमान है। अगर आपने सूर्य के अलावा किसी और नक्षत्र को आधार लिया, तो वो नक्षत्र वर्ष हो जाएगा। तो वो जो नक्षत्र वर्ष है वो चांद से भी क्या मापा जा सकता है? कुछ नहीं, वर्ष चंद्रमा से नहीं नपता। अच्छा, चंद्रमा से सिर्फ महीने नापे जाते हैं। जब हम चंद्र वर्ष की बात करते हैं, तो चंद्र वर्ष को चांद्रमास के गुणक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि एक चांद्र वर्ष अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे 12 चांद्र मासों की अवधि को एक चंद्रमास, एक चंद्र वर्ष बोलेंगे। लेकिन चंद्र वर्ष को नापा नहीं जा सकता, नापा जा सकता है चांद्र माह को। ऐसे ही सौर वर्ष को आप नाप सकते हैं, लेकिन सौर माह को नहीं नाप सकते। तो सौर माह को हम कहते हैं सौर वर्ष के घटक के रूप में, और चांद्र वर्ष को कहते हैं चांद्रमास के गुणक के रूप में। सौर वर्ष का जो घटक आप बता रहे हैं, वो जो 12 हम निकालते हैं वो राशियों के माध्यम से निकालते हैं। हाँ, उसके 12 भाग करते हैं, उन्हें राशियों के माध्यम से नहीं निकालते। सौर वर्ष का जो 12वां हिस्सा है वो, देखिए वर्ष क्या है, वो 12 इससे कैसे हुए वो तो पता, राशियों से ही पता लगता होगा ना? नहीं, वो राशियों से पता चलता है ऐसा नहीं है। वो और राशियां एक ही चीज है। वर्ष है, इस पथ पर सूर्य को चलने में कितना समय लगा, समय की अवधि में वो वर्ष है, और इसी का अंशात्मक मान कितना है,
360 डिग्री। एक ही चीज है जिसको जब हम समय में नाप रहे हैं तो वर्ष कह रहे हैं, और अगर क्षेत्र में नाप रहे हैं तो अंशों में नाप रहे हैं तो उसको हम क्रांति वृत्त कह रहे हैं। इसका 12वां हिस्सा जो है वो महीना है, और इसका जो 12वां हिस्सा है वो राशि है। तो एक ही चीज है जिसको जब हम समय में कहते हैं तो महीना बोलते हैं, सौर माह, और जिसको जब हम अंशात्मक रूप से नापते हैं तो उसको राशि कहते हैं। बट चीज एक ही है जिसको हम नाप रहे हैं। तो वो जो राशि है, जैसे आप कल कह रहे थे कि राशि को हटा भी दिया जा सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, तो वो बिना इसके तो महा भी नहीं निकलेगा। राशियों को हटाया जा सकता है, जब ये बात कही थी तब तात्पर्य यह था कि मेष, वृषभ, ये जो नाम वाली राशियां हैं इनको हटाया जा सकता है। लेकिन जो वेद कह रहा है द्वादश प्रधयः, इस चक्र में द्वादश प्रधियां हैं, इस चक्र के जो 12 भाग हैं क्रांति वृत्त के 12वें हिस्से के रूप में, उनको हटाना गणित की दृष्टि से बहुत असुविधाजनक रहेगा। तो उनके लिए ही तो ये नाम दिए गए हैं मेरे ख्याल से। ये नाम दिए गए हैं, जैसे ये एक 30 अंश का क्षेत्र है, तो वेद के हिसाब से आप कहेंगे तो ये तो एक प्रधि है। इस प्रधि में बहुत सारे तारे होंगे। इस तारा मंडल में किसी ने जो है वो ऐसे थोड़ा बहुत लगा लीजिए मेष या मेढ़े की कल्पना कर ली तारा मंडल में, तो उसने ये बोला कि इस प्रधि का नाम मैं मेष बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो है कल्पना से मतलब मेढ़े के आकार का या बकरे के आकार का तारा मंडल दिखाई देता है। हो सकता है वो किसी दूसरी संस्कृति को दिखाई ना देता हो, किसी दूसरी संस्कृति ने उस तारा मंडल में कोई और आकृति देखी होगी। इस तारा मंडल का इस प्रधि से कोई स्थायी संबंध नहीं है। कभी ऐसा था कि मेष नाम के तारा इस प्रधि में, इस क्षेत्र में थे। आज हो सकता है ना हो, कल भी नहीं रहेंगे, कुछ सालों बाद हो सकता है दोबारा आ जाए। तो ये जो तारा मंडलों से जो पहचान है क्षेत्र की, इसको हटाया जा सकता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक आदर्श स्थिति में हैं जहां मधुमाधवादी नामों से ही काम चला सकते हैं, तो फिर इनकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, प्रधि को तो नाम देना ही पड़ेगा ना, कुछ कौन सी प्रधि चल रही है। तो मधु, माधव, वो भी तो देखो ना। अच्छा ठीक है, समझ जब आप यहां देखते हो तो क्या कहते हो, जिसे आप मधुमास कह रहे हो उसी को ये लोग क्या बोलते हैं, मीनार्क। चैत्र महीना, तो उसी को तो मीनार्क बोलते हैं। ये मीनार्क मतलब मीन महीना, मीन राशि में सूर्य है तो मीन महीना। तो जब वो मीन, उसको मीनार्क बोल सकते हैं, तो हम मधुवार्क क्यों नहीं बोल सकते। मधु महीने में जो सूर्य है तो वो प्रधि जो है वो मधुवार्क है। तो इनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रांति वृत्त के 12 भाग नहीं रहेंगे। 12 भाग रहेंगे, उनके नाम वैदिक हो सकते हैं। ये मेष वृषभ आदि नाम वैदिक नहीं तो क्या भारतीय भी नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। ये विदेशी नाम है। आज कक्षा में जैसे टाइम के विषय में बताया जा रहा था कि 5:30 बजे से सूर्योदय होता है, और उसके बाद हम 12 बजे तक जो 24 घंटे गिनते हैं, उसके बाद 25-26 गिनना शुरू कर देते हैं। मतलब यदि उसको एक ही से गिने, 12 को 24 गिनने के बाद 1, 2, 3 ही गिने, तो क्या मतलब कुछ आपत्ति आ जाएगी क्या? हाँ, ऐसा है कि ये जो व्यवस्था है, और इसे बोलते हैं अर्धरात्रिक व्यवस्था, जहां वार प्रवृत्ति अर्धरात्रि से होती है, यानी कि दिन का बदलना अर्धरात्रि से होता है। यह पाश्चात्य जगत में प्रचलित है। आर्यभट्ट जो भारतीय गणितज्ञ रहे, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक में अर्धरात्रिक व्यवस्था का उल्लेख किया है, उसके आधार पर गणना की है। लेकिन पारंपरिक तौर पे भारत में सूर्योदय के समय जो तिथि वर्तमान है उसे उस दिन की तिथि माना जाता है, और उस दिन के हिसाब से व्रत पर्वों का और सांस्कृतिक कार्यों का निर्धारण होता है। अब मान लीजिए 19 जून को सुबह आपने अब तिथि लिखनी है ना, देखो यहां हमने तिथि लिखी है सप्तमी 21:04 पे। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि वर्तमान थी। मान लीजिए कि यहां सप्तमी तिथि का समय है 3:15। तो यहां तो मैं सप्तमी 3:15 लिखूंगा ना, तो लोगों में भ्रम क्या जाता है कि 20 तारीख को सप्तमी तिथि है, जबकि वो सूर्योदय के समय वर्तमान नहीं है। सूर्योदय समय के वर्तमान जो होगी वो शायद अगले दिन लिखी जा रही होगी। तो चूंकि हमारे यहाँ जो दिन प्रवृत्ति है, जो दिन का परिवर्तन है,
जो तिथि के हिसाब से, वो सूर्योदय के समय जो तिथि वर्तमान है वो मानी जाती है। तो उसको समझने और उसको कागज में उतारने में सुविधाजनक हो, इसलिए सूर्योदय अर्धरात्रि के बाद 24, 25, 26, 27 घंटों में समय लिखना पड़ता है। हम ऐसा करे बिना भी कर सकते हैं, ठीक है, करने को आप कर सकते हो, लेकिन जब वो व्यवहार में जब पंचांग जाएगा ना, तो लोगों को ये समझने में दिक्कत होगी कि जिस तिथि के आगे, जिस तारीख के आगे जो तिथि लिखी है वो सूर्योदय के समय वर्तमान है या नहीं है। अच्छा, एक दूसरा परिणाम होता है क्षय तिथि के निर्धारण में। अभी क्षय तिथि आपको बताई नहीं है, इसलिए उसको अभी रहने देता हूं। क्षय तिथि जब बताएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। सूर्योदय के, वो भी सूर्योदय के आधार पर निर्धारित होती है। तो मुख्य बात यह है अंततः कि सूर्योदय के समय जो तिथि वर्तमान है, उसको, जो नक्षत्र सूर्योदय के समय वर्तमान है, उसके आधार पर हमारे सांस्कृतिक व्रत, पर्व, त्योहार निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सूर्योदय के समय की तिथि को देना आवश्यक है। इसीलिए सप्तमी या जो भी तिथि तारीख के आगे लिखी हुई है वो लिखी हुई है। अगर कोई तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जा रही है तो हम उसको उस दिन के आगे नहीं लिखते, उसको पिछले दिन में लिख देते हैं, ताकि वो संगति बनी रहे कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि वर्तमान है। ठीक है, जो ये वेदोक्त 12 मास हैं, जैसे मधु, माधव आदि, तो इनका जो 12 राशि हैं उनसे कैसे संबंध है, और फिर जो नक्षत्र आ रहे हैं उनसे कैसे संबंध है? मतलब कौन से मास का किस राशि से और किस नक्षत्र से संबंध है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। इतना पर्याप्त है। अब आपको समझ में आ जाएगा आगे क्रम से। मधु, माधव, शुक्र, शुचि, इसके आगे चलेगा नभ, इसके आगे होगा नभस्य, इश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप और तपस्य। और इस क्रम में क्या चलेगा? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, भाद्रपद। यहाँ क्या चल रहा है? मिथुन के बाद कर्क, कर्क के बाद सिंह। तो इस टेबल को आप अपने पास ना पूरा एक बना लीजिएगा, तो आपको याद रह जाएगा कि कौन सा महीना है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर नभस्य मास है तो इसका मतलब है कि सूर्य भाद्रपद मास है, इसका मतलब कि सूर्य सिंह राशि में है। तो ये आपको एक बार याद हो जाएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें बोलने समझने में आसान हो जाएंगी। तो इसमें मेष से प्रारंभ क्यों नहीं कर हो पाता है? मधु, माधव है तो इधर मेष को सबसे पहले मानते हैं। मेष को सबसे पहले इसलिए नहीं मानते क्योंकि मीन और मेष के बीच में आता है हमारा वसंत संपात, और ये जो है वसंत ऋतु का मध्य बिंदु है, और वर्ष की शुरुआत वसंत ऋतु से है। तो इसलिए जो मधुमास है वो वसंत संपात से पहले चला जाता है। तो इसमें ये होगा कि वर्ष का प्रारंभ दूसरे महीने से हो रहा है, यानी वर्ष का प्रारंभ पहले महीने से नहीं हो रहा है। वर्ष का प्रारंभ नहीं, वर्ष का प्रारंभ तो पहले महीने से हो रहा है। क्रांति वृत्त पर दूसरे महीने से प्रारंभ हुआ। क्रांति वृत्त दूसरे महीने से प्रारंभ आ रहा है। पर इसमें भी ऐसा है ना कि जब आप देखेंगे कि जैसे मधु महीने में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जब हम आरंभ करते हैं, तो मुझे ध्यान है कि संभवतः 1939 का जो या 1940 का जो पंचांग है उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 20 मार्च को ही पड़ रही है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा वो बहुत अंतराल में रहती है, वो महीनों के अंतर में कभी चलते चलते वो बिल्कुल 21 मार्च को भी आ जाती है। तो हो सकता है सृष्टि के आदि में भी ऐसा ही रहा होगा, और वो गणना से सिद्ध भी हो सकता है कि ऐसा ही रहा होगा। तो उसमें तो ये प्रश्न युग का तो रह गया कि वर्ष का प्रारंभ तो हम मधु से कर रहे हैं। मधु वर्ष का और प्रारंभ चैत्र। मधुमास से है।
तो ये जो मेष को सबसे पहली राशि माना जाता है ना जी, मेष को पहली राशि पाश्चात्य उस गणना में माना जाता है, 0 डिग्री वहां से है। हम इसको 0 डिग्री ही मानते हैं, हम भी 0 डिग्री कह रहे हैं, मेष नहीं कहते तो 0 डिग्री तो है, पर हम इसे कह रहे हैं वसंत संपात। ठीक है, और वसंत संपात वसंत ऋतु का मध्य बिंदु है और ठीक। वर्ष वसंत ऋतु से आरंभ है। तो मेष आदि से अगर हम करेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक। पर वसंत संपात से समझेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक। माइक के बिना मत बोलिए। जैसे मास है वह उसी प्रकार राशियां हैं, उसी प्रकार नक्षत्रों का भी संबंध है। तो किस राशि से कौन और किस महीने के किस राशि से कौन से नक्षत्र जुड़ रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा वर्णन। प्रत्येक महीने में, एक महीने में मास चंद्रमा से बनता है ना, तो चंद्रमा पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी का एक चांद्रमास में, तो चंद्रमा एक मास में सभी नक्षत्रों पे जाता है। आप अगर किसी भी महीने का पंचांग उठा करके देखेंगे तो देखिए, ये देखिए यहां शुरू हुआ कहां से, धनिष्ठा नक्षत्र से शुरू हुआ, तो प्रत्येक महीने में सारे 2800 नक्षत्र आएंगे। तो महीने का किसी एक नक्षत्र से संबंध हो ऐसा नहीं है। यहाँ धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इधर होगा कहीं आश्लेषा। तो एक महीने में आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, हस्त, चित्रा, इधर होगा यहाँ कहीं लिखा हुआ, स्वाति, विशाखा, विशाखा 2 दिन है, ज्येष्ठा, मूल, अभिजित। तो आपने ये देखा कि ये पूर्वा भाद्रपद तक दोबारा क्या धनिष्ठा कब आ गया, इतना पहले आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि नक्षत्र से नक्षत्र जो चंद्रमा है वो 27 ही दिन में चल जाता है। तो आप देखेंगे ये 29 गते को ही धनिष्ठा नक्षत्र आ गया। कोई निश्चित नक्षत्र नहीं है? नहीं, महीने में तो चंद्रमा सारे नक्षत्र घूमेगा जी जी, तो एक महीने में सारे नक्षत्र आएंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। और पंचांग में जो सूर्य के उदय का समय दिया हुआ है, तो उस समय सूर्य आकाश में कहाँ स्थित होता है? पूर्वी क्षितिज में नहीं, तो सूर्य पूरा दिखाई देता है, आधा दिखाई देता है? अच्छा, सूर्योदय को परिभाषित करने के 3 अलग अलग विधियां हैं जो ज्योतिष में अलग अलग सिद्धांतों में मानी जाती हैं। ये हमारा अगर क्षितिज है, एक तो कहता है कि जब सूर्य का प्रथम कोर यानी सूर्य का ऊपरी कोना अगर क्षितिज पर दिख जाए तो इसको वो सूर्योदय कह देते हैं। एक व्यवस्था ऐसी है कि जब सूर्य का मध्य बिंदु जो है क्षितिज पर आ जाए तो उसको सूर्योदय कहते हैं। और एक तीसरी व्यवस्था है जब ये कहते हैं कि सूर्य पूरा का पूरा क्षितिज से ऊपर आ गया है तो सूर्योदय है। तो सूर्योदय को एक तरह से ये 3 रूप में परिभाषित किया जाता है आधुनिक जो उसमें एस्ट्रोनॉमी में। लेकिन जो ज्योतिषीय गणना है जो है उसमें ये है प्रमुख, जब सूर्य का मध्य बिंदु क्षितिज पर होता है। और इसकी जो वैसे परिभाषा है वो क्या है कि सूर्य स्पष्ट, जो सूर्य का भोगांश है वो और लग्न दोनों एक बराबर हो गए तो वो सूर्योदय है। तो वो उसी समय होता है जब सूर्य का मध्य बिंदु क्षितिज पर हो। तो आर्ष पत्रकम में जो समय दिया गया है वो है जब सूर्य का मध्य बिंदु क्षितिज में है। ओम जी, इसको थोड़ा सा अगर चित्र से समझाएं तो एक तो सूर्य जो पृथ्वी का क्रांतिवृत्त है और पृथ्वी इसके ऊपर घूम रही है, मान लो वो 180 अंश के ऊपर है जिसको हम ऊर्ज मास कह लें। वहाँ चित्रा नक्षत्र है उस स्थिति के अंदर, लेकिन उसी महीने के अंदर पृथ्वी को तो वहाँ जाने में 0 अंश तक जाने में 6 महीने लगेंगे। लेकिन उसी में महीने के अंदर रेवती नक्षत्र भी आ जाता है और दूसरे नक्षत्र भी आ जाते हैं, वो उसका संबंध कैसे होगा उससे? देखिए दो जब इस दूरी तो बहुत है उनकी, देखिए हर महीने वही हर महीने इसलिए आ रहा है क्योंकि चंद्रमा जो चांद्रमास है जब हम नक्षत्र कहते हैं तो वो पृथ्वी के नक्षत्र नहीं है। हालांकि पृथ्वी के भी सारे नक्षत्र आएंगे एक ही दिन में। जैसे पृथ्वी की दैनिक गति के कारण 12 राशियां जो है एक दिन में हमें दिखाई देती हैं, वैसे ही उन
जो 12 राशि क्षेत्र है उसी में तो उसके बाहर ही तो नक्षत्र भी हैं। तो पृथ्वी अगर अपनी अक्ष पे घूमेगी, मैं अगर यहाँ से ऐसे करके पूरा एक चक्कर लगा दूं, घूम जाऊं ऐसे पूरा, तो ये सारे बच्चे मुझे यहाँ से वहां तक सारे दिख जाएंगे ना एक ही चक्कर में। अब फिर मेरा यहाँ से एक बड़ा चक्कर भी है जो पूरे कमरे का चक्कर है, तो उसमें मैं यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचूंगा थोड़ी देर में, लेकिन वहां तक पहुंचने में तो मैं अपने अक्ष पर कितनी बार घूम चुका हूँगा। तो जो दैनिक गति है उसके कारण सारी राशियां एक ही 24 घंटे में भी दिख जाती हैं, जिनको हम लग्न कहते हैं। वार्षिक में एक महीने में एक राशि निकलती है। और जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो नक्षत्र हम कह रहे हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में दिख रहा है वो नक्षत्र, चंद्रमा एक महीने में पूरी पृथ्वी पूरी परिक्रमा कर देता है, 360 सारा घूम गया, तो वो 27वें नक्षत्र तो घूमेगा जी। वो ठीक है, वो पृथ्वी की वो परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, वो क्रांत वृत्त की परिक्रमा नहीं कर रहा। लेकिन ये सारे नक्षत्र तो क्रांत वृत्त के इधर उधर है ना। देखिए, जब ये संबंध है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो हमें सूर्य कहां दिख रहा है पृथ्वी के सापेक्ष? मेष राशि में। अब ऐसे समझ लीजिए आप कि जो नक्षत्र मंडल है और तार जो राशि है ना, ये बिल्कुल क्रांति, ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ है जी। और ये चंद्रमा का परिक्रमा पथ है। तो चंद्रमा मुझे जब दिख रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, चंद्रमा को देख रहा हूं परे, तो कहां दिख रहा है मुझे? उत्तरा फाल्गुन में। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी चलते चलते अब यहां आ गई, तो अब मुझे सूर्य कहां दिख रहा है? यहां का मतलब हो गया वृषभ में दिख रहा है। आप थोड़ा सा वो क्या नाम, ब्रह्मचारी जी, ठीक है, जब चंद्रमा और पृथ्वी इस स्थिति में थे सूर्य, तो हमें सूर्य कहां दिख रहा था? मेष राशि में। अब पृथ्वी चलते चलते यहां आ गई, तो अब मुझे सूर्य कहां दिख रहा है? ये वृषभ राशि में। और चंद्रमा कहां दिख रहा है? यहां स्वाति में। तो हम इनको नक्षत्र मंडल में जब विस्तार करके वहां पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो हमें कहां दिख रहा है उसको देखते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि सूर्य मेष में है, तो अगर आप मेष में खड़े हो, सूर्य में खड़े हो, तो पृथ्वी आपको कहां दिखाई देगी? यहां तुला में दिखाई देगी। तो चूंकि हम पृथ्वी से देख रहे हैं इसलिए इस तरह से देखते हैं इनको। हो गया ये स्पष्ट? अभी नहीं हुआ। तो तीन तरह से हमारे को नक्षत्र दिखते हैं, हम पृथ्वी से देख रहे हैं नक्षत्र, ठीक है। तो एक आपने ये बताया कि पृथ्वी अपना एक घूर्णन करती है, तो हम पृथ्वी के एक भाग पर हम चारों तरफ घूमेंगे। मैं एक बार बता रहा हूँ, जो नक्षत्र है उसका प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होकर के पृथ्वी के ऊपर आता है। ये नियम मत लाओ अभी, उस नियम को मतलब आपने तीन बातें बताई। मैं चंद्रमा की स्थिति जिस नक्षत्र के साथ में है उसी गणना चंद्रमा की भी है। आप तीन तरह से आपने जो बताया, आप अपनी पिछली बात हटा दो अभी सारी। हमारे को पृथ्वी पर से नक्षत्रों का दिखना वो नक्षत्र कहलाएगा। अब ये पृथ्वी अपने चक्कर घूर्णन में चारों तरफ घूमती है, हम एक जगह हैं और हम चारों तरफ घूम जाएंगे तो हमारे को 24 घंटे में सारे नक्षत्र दिख जाएंगे ही नहीं। जैसे ये गोल चक्कर फिरकी होती है ना बच्चों की, वो एक कोने से घूमेगा तो उसको चारों तरफ का दिख जाएगा ना। आप ऐसा समझो कि ये अक्ष है ना पृथ्वी का, अभी तो ऐसा है, थोड़ी देर में पृथ्वी घूम गई और ये ऐसा हो गया, तो ये अब हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर रोहिणी दिख रहा है। थोड़ी देर बाद ये घूम के पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, अब पृथ्वी की कील ऐसे आ गई, तो हमें क्या दिख रहा है? मघा दिख रहा है। ये घूमते घूमते पृथ्वी इस दिशा में आ गई, तो अब हमें हस्त दिख रहा है। तो पृथ्वी जब अपने दैनिक गति में अपने अक्ष में घूमेगी तो उसे सारे नक्षत्र दिखेंगे क्रम से और सारे राशियां भी दिखेंगी। ये एक दिन में सारी राशियां आ गई हैं, एक ही दिन में। एक ही केवल दिन। पृथ्वी है, सूर्य चंद्र को हटा उसी स्थान के ऊपर रह करके आ गई। हाँ, हम हाँ, ठीक है, चारों तरफ एक चक्कर हो गया। ठीक है। अब पृथ्वी उसी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ रही है।
तो वार्षिक गति में सूर्य हमें बहुत धीरे धीरे चलता दिखाई देता है, लेकिन दैनिक गति में सूर्य 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा देता है। जी आप कुछ पूछ रहे थे? एक मिनट में थोड़ा सा इसमें अगर ये जो चंद्रमा को देखेंगे, हम पृथ्वी के ऊपर हैं और हम चंद्रमा को देखेंगे तो दूर कोई नक्षत्र दिखाई देगा ना, जिसकी सीध में होगा, तो ये चंद्रमा उस नक्षत्र में कहा जाएगा। हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से हम चंद्रमा की तरफ देखेंगे, चंद्रमा जहां पर है तो ये चंद्रमा इसकी सीध में है तो ये कहा जाएगा इस नक्षत्र में है। यहां पर है तो यहां से देखेंगे तो इस नक्षत्र में कहा जाएगा। तो ये चंद्रमा चारों तरफ घूमता है, तो ये घूमता है 27 दिन या 29 दिन एक महीने में। तो ये जो सारे नक्षत्र आएंगे ये एक महीने में आएंगे सारे नक्षत्र। पृथ्वी पे हैं वो तो एक दिन में आ गए। चंद्रमा के सापेक्ष देखेंगे तो ये एक महीने में सारे नक्षत्र आएंगे। और अब आप पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है उस दृष्टि से देखोगे सूर्य का, तो एक साल में सारे नक्षत्र आएंगे। मतलब सूर्य एक साल में सारे नक्षत्र चलेगा। हाँ, सूर्य एक वर्ष में सारे नक्षत्र चलेगा, चंद्रमा एक महीने में सारे नक्षत्र चल देगा, और पृथ्वी अपनी दैनिक गति के कारण एक दिन में सारे नक्षत्र देख लेगी। तो 3 तरह से नक्षत्र देखे जाते हैं, तो वो घुल मिल जाते हैं। हमें यूं लगता है कि पता नहीं कौन सा नक्षत्र आ रहा है। सापेक्ष देखना पड़ेगा, हम पृथ्वी के सापेक्ष, चंद्रा या सूर्य के सापेक्ष, हाँ दिखेंगे वही नक्षत्र, अलग अलग सापेक्ष। तो पंचांग में जो नक्षत्र दिया जाता है वो चंद्रमा का नक्षत्र दिया जाता है, तो वो महीने में सारे नक्षत्र एक बार आ जाएंगे। पृथ्वी का नक्षत्र नहीं, मैं पृथ्वी की दैनिक गति में हम नक्षत्र नहीं देते, पृथ्वी की दैनिक गति में लग्न देते हैं। तो लग्न एक दिन में 24 घूम जाते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरीके से। और सूर्य वाले में राशि की तरह से देख लेते हैं, उसमें राशि की तरह से दिखते हैं, तो वो वर्ष में 12 राशि, वर्ष में 12 राशियां हैं। हाँ, आपको पूछना है? ओम जी, क्या एक अकेला तारा भी नक्षत्र कहलाता है? एक अकेला तारा जी, जो हमारे ये 27 नक्षत्र हैं, इनमें से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक तारा है, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें 2 तारे हैं, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें 3 तारे। मुझे अभी ना क्रम से नाम याद नहीं है, लेकिन जैसे कृतिका है, कृतिका में 6 तारे हैं, ज्येष्ठा में संभवतः 5 तारे हैं, और आपके चित्रा, हस्त, स्वाति, ये एक एक तारे के नक्षत्र हैं। शतभिषक एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें 100 तारे हैं, लेकिन वो अकेला नक्षत्र है। बाकी सामान्यतया 1 से लेकर 5 या 6 नक्षत्रों तक, 6 तारों तक एक नक्षत्र में है। और नक्षत्र और नाक्षत्र ये दोनों एक हैं या अलग अलग? नहीं, नक्षत्र और नाक्षत्र में जो अंतर है वो ग्रामेटिकल है, ज्योतिषी अंतर तो ऐसा कुछ नहीं है। नाक्षत्र मतलब जो नक्षत्र से संबंधित हो, तो अगर वर्ष के रूप में कह रहे हैं तो नाक्षत्र वर्ष का मतलब जो नक्षत्रों से संबंधित वर्ष है। और जो वसंत संपत जो बिंदु है, तो वो क्या हमेशा 0 डिग्री पर ही रहेगा? जी, वो हमेशा 0 डिग्री पर ही रहेगा। तो फिर वो 0 डिग्री पर रहेगा ऐसा नहीं है, 0 डिग्री वसंत संपात को ही कहते हैं, ऐसा है। तो फिर जो मधुमास है वहां से शुरुआत होती है, तो 0 डिग्री यहाँ से क्यों नहीं है मधुमास से? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कहा गया है कि जो वसंत संपात है 0 डिग्री गणित के भाषा में है कि उसे हमने 0 कहना है। आप एक बार गणित की भाषा को छोड़ो, वसंत संपात वसंत ऋतु का मध्य बिंदु है और वर्ष की शुरुआत वसंत ऋतु से होती है, तो वर्ष जो होगा वो तो मधुमास से ही शुरू होगा। अब जब हम गणित करने लगेंगे तो गणित करने के लिए इस जो वर्ष है इसका कहीं पर आरंभ लेना पड़ेगा, वो आरंभ बिंदु पहचानने योग्य होना चाहिए। क्योंकि समस्या क्या है ना कि जैसे अगर कोई एक वृत्त है, इसका आरंभ बिंदु कहां लोगे? पूरी परिधि में कहीं भी ले सकते हो आप। आरंभ बिंदु को मधु और माधव के बीच का ही क्यों, 2 गते मधुमास को ले लो आरंभ बिंदु, 3 गते आरंभ बिंदु तो कहीं भी लिया जा सकता है। उस आरंभ बिंदु को परिभाषित करने के लिए खगोल में कोई स्पेसिफिक, कोई विशेष स्थिति चाहिए, तो वो विशेष स्थिति वसंत संपात को उपलब्ध है। 4 बिंदुओं को उपलब्ध है, वसंत संपात, शरद संपात, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसमें से वसंत संपात को हमने अपने गणित के लिए आरंभ बिंदु लिया हुआ है, वर्ष के लिए नहीं, वर्ष के लिए मधुमासी है।
तो फिर यहाँ जो बसंत बिंदु, जो संपद बिंदु है, तो हम इसको बसंत ऋतु के कारण लिया ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ये सिर्फ हमने बिंदु लिया है? नहीं, जब आप अगर थोड़ा सा मौका लगेगा और ये कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, पाश्चात्य देशों में स्प्रिंग सीजन, वहाँ उसे बसंत नहीं बोलते हैं और वहाँ 4 ऋतुएं ही होती हैं। तो स्प्रिंग सीजन को 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि वसंत संपात से लेकर दक्षिणायन तक एक ऋतु मानते हैं वो, तो वो इसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। लेकिन हमारे पास क्या 6 ऋतुएं हैं, 4 नहीं है। वहाँ पे 4 ऋतुएं हैं, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। तो स्प्रिंग है, उसके बाद है समर, उसके बाद है रेनी सीजन और उसके बाद है विंटर। उनके पास सिर्फ 4 ऋतुएं हैं, तो उन्होंने अपने जो भाग करें वो 0 डिग्री से कर लिए। हमारे पास 6 ऋतुएं हैं और हमारी एक ऋतु में 2 महीने हैं। तो हमने जब भाग करे तो हमारे जो वसंत संपात का बिंदु है, यानी ये 0 डिग्री का बिंदु है, ये आया हमारा वसंत ऋतु के मध्य बिंदु में। तो हमारा वर्ष जो है, आप ऐसे समझ लो कि -30 से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके 30 तक, फिर 30 से 60 तक, या 60 से 90, इस तरह से ये हमारा एक महीना जो है ये मधुमास है, जो वसंत संपात से 30 डिग्री पहले से ही शुरू हो जाता है। तो गणित के लिए जो वृत्त है उसका आरंभ 0 डिग्री है, जिसे वसंत संपात कहते हैं। कैलेंडर के लिए वसंत संपात वसंत ऋतु का मध्य बिंदु है और वर्ष की शुरुआत वसंत ऋतु से होती है। धन्यवाद। ओम ओम ओम। जैसे कल आपने बताया था कि सारे ग्रह जब शुरू हुए तो एक ही सीध में थे, शून्य पे थे, शून्य पर थे सारे के सारे ग्रह। जैसे कल आपने एक क्रम से लिखा भी था, तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए सारे ग्रह अगर शून्य पे थे, एक ही क्रम से थे, तो जब आरंभ होगा तो शून्य स्थिति होगी। तो हम जब संमत का आरंभ मान रहे हैं तो उस शून्य स्थिति से मानना चाहिए, क्योंकि जब आरंभ हुए ग्रह चलना, शून्य स्थिति से आरंभ हुए, तो उसी से मानना चाहिए। भले ही आपकी ऋतुएं पहले आरंभ हो रही हैं, 1 महीना पहले ऋतु आरंभ हो रही है, लेकिन संवत का जो आरंभ हुआ होगा सृष्टि के आदि में, जब एक क्रम से था तो शून्य से आरंभ होना चाहिए उस दृष्टि से। मैं समझ गया हूं आपकी बात को। जो उसमें कहा है ना, वो कहा है कि मध्यम ग्रह सभी मेषारंभ पर थे, और मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह में थोड़ा सा अंतर आता है। मैं आपको बता देता हूं, मेरा जो हमारा 2039 या संभवतः 2040 का जो आर्ष पत्रकम है, उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 20 मार्च को या 21 मार्च को ही आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये 21 मार्च से वसंत संपात से बहुत पहले रहेगी। तो जो चीज 2039 में हो रही थी वही चीज सृष्टि आरंभ में भी तो हो सकती है। चैत्र तो वहीं से ही प्रारंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जहां वर्ष से, एक्चुअली क्या है ना कि आप इस चीज को देख रहे हो बहुत ही थियोलॉजिकल तरीके से, मतलब जिसको बोलते हैं धर्मशास्त्री या सृष्टि विज्ञान या सृष्टि निर्माण, इस तरीके से। गणित में यह संभव है कि जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो प्रथम शुक्ल पक्ष है, वो वसंत संपात से ही, जस्ट वसंत संपात के साथ ही शुरू हो रहा हो, और वही स्थिति सृष्टि आरंभ के समय भी रही है। तो मैं कल कोशिश करूंगा 2039 का, ये जिस पंचांग की मैं बात कर रहा हूं उसे लेकर के आऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा इस चीज को कि ऐसा उस वर्ष में कैसे हो गया। ऐसा होता है। आपके कैलेंडर में तो आपने कहा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 21 मार्च के आसपास हुई थी उस 2039 वाले में, लेकिन माइक की समस्या है। ओम 2039 में आप बता रहे हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 21 मार्च पे थी, तो वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो अभी यहाँ इसमें दे रहे हैं तो मधुमास आपका आरंभ हो रहा है लगभग 20 फरवरी के आसपास, तो वो लोग 1 महीने पहले आरंभ हो रहा है, जो आपकी शून्य स्थिति है उससे। हाँ, वो हो रहा है। और चैत्र मास भी आपका जो इसमें आरंभ हो रहा है वो भी लगभग 20-22 फरवरी के आसपास ही होता है, उसी के आसपास रहता है इसमें अभी जो आपकी स्थिति है। तो ऐसा है ना
मास का आरंभ हर समय वसंत संपात से 1 दिन पहले होगा या 2 दिन पहले होगा या 3 दिन या 10 दिन, ये हर समय स्थिर थोड़ी रहता है। इस समय का जो पंचांग है, इस समय के पंचांग में हो सकता है ये अंतर ज्यादा दिन का हो, लेकिन ये तो एक लॉन्ग टर्म की ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें दीर्घकालिक रूप में जो महीने हैं वो ऋतुओं से संबंधित रहते हैं। हर वर्ष में ऐसा होगा ऐसा थोड़ी है। आप देखो यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है वो आई हमारी 3 मार्च को, 3 मार्च को आई ना, तो कभी 3 मार्च को आएगी, इसके अगले महीने किसी और दिन को चली जाएगी, इसके पिछले साल किसी और दिन को रही होगी। ये नियत नहीं है, क्योंकि इनके मान पूर्ण गुणकों में नहीं है, तो ये हमेशा हर साल कुछ ना कुछ चेंज होंगे। ऐसी स्थिति में कभी ना कभी जरूर आएगा जब वसंत संपात से ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरंभ हो रही होगी, और ऐसा आया भी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होगा। हर साल ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यदि आ भी जाए, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके जो आपने जिस प्रकार से माना उससे 20 मार्च को आएगी, तो मान भी लें उसको। 1 मिनट, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ, उसे छोड़ देते हैं एक बार को। मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आ भी जाएगी 21 मार्च को, लेकिन आपकी जो मधु माधव जो मास आपने माने हैं, सृष्टि आरंभ जो संवत्सर आरंभ जो आपने माना है, वो आपने फिर भी 1 महीने पहले ही है आपका। और आप जो सुनिश्चित अगर मेष को मानते हैं तो उससे सृष्टि संवत्सर आरंभ नहीं हो रहा है आपका, उसका फिर भी 1 महीना पहले ही है। भाई जो गणित के हिसाब से आ रहा है ना, वो 0 डिग्री से आ रहा है, और वो कभी ना कभी आएगा, ऐसा थोड़ी है कि कभी भी नहीं आएगा। पर वेद में हमारे पास मधु, ये वसंत ऋतु से वर्ष का आरंभ है, वर्ष का आरंभ मधु से, क्रांति वृत्त का आरंभ भी मधु से होगा, ऐसा कहाँ है? वो तो हमने गणितीय सुविधा की दृष्टि से वसंत संपात के बिंदु को पहचान करके उसे 0 डिग्री कहा है ना, कि हम अपनी गणित को गणित करने की सुविधा में वहां से आरंभ करेंगे। देखिए, गणित का परिष्कार अलग चीज है, वेद का मार्गदर्शन अलग चीज है। जो आपकी मान्यता, मूल मान्यता तो वो एक ही रहेगी ना, कि जब आरंभ हुआ था तो शून्य पे थे, तो जब शून्य पे थे तो फिर 1 महीना पहले क्यों जा रहे हैं? फिर वो शून्य में किस हिसाब से थे, किसके सापेक्ष थे? गणित में जब हम उसका आगणन कर रहे हैं तब हम कह रहे हैं ना कि आरंभ में शून्य पर थे, तो शून्य पे अर्थात मेष राशि में, गणित में ना। हाँ, वर्ष का आरंभ तो मधुमास से ही रहा होगा। जब ग्रह आरंभ होंगे तभी तो वर्ष आरंभ होगा, ग्रह चलना ही आरंभ नहीं हो तो मास वर्ष कहाँ से आरंभ हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में ना हम खाली विवाद में पड़ जाएंगे। चलो इसको अभी स्थगित रखो। हाँ, अन्य कोई पूछ? जी, मेरा प्रश्न पृथ्वी के झुकाव पर है कि 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, उसके झुकने का असली कारण क्या है, कि वो क्यों झुकी? उसके झुकने का असली कारण क्या है? देखिए, असली कारण तो मैं भी नहीं जानता। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक धार्मिक दृष्टिकोण हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण तो ये हो सकता है कि भगवान ने पृथ्वी बनाई ही ऐसी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि कुछ साल पहले पृथ्वी से कोई एक ग्रह टकरा गया था जब पृथ्वी बन रही थी। अब उसमें फिर इस तरह के प्रश्न आएंगे, वो पृथ्वी कब बन रही थी, वो मनवंतर में समय में था, सृष्टि निर्माण का समय था, क्या था क्या नहीं था। तो मेरे पास उस संबंध में, इसलिए उसमें विवाद में पड़ने वाली बात है। जो वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है वो तो यह है कि जब पृथ्वी बन रही थी तो एक बड़ा ग्रह पृथ्वी के बराबर के आकार का ही वो पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का अक्ष तिरछा हो गया। धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से आप ये भी मान सकते हैं कि पृथ्वी बनी ही ऐसी है। पृथ्वी टेढ़ी क्यों है उसका तो कारण आप कैसे भी मान लीजिए, बट पहले मुझे यह बताइए कि पृथ्वी अगर झुकी है तो पृथ्वी झुकी किस तरफ को है, वो महत्वपूर्ण बात है जानने की। क्योंकि जो पृथ्वी में ऋतुएं बनती हैं वो पृथ्वी के इस झुकाव के कारण बनती हैं। अगर पृथ्वी सीधी होती तो पृथ्वी पर ऋतुएं नहीं होती। अच्छा, सिर्फ पृथ्वी ही झुकी है ऐसा भी नहीं है, बाकी सभी ग्रह झुके हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सीधा सीधा चलता हो, सब कुछ ना कुछ झुकाव लिए हुए हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण और बताता हूं। जब आप किसी लट्टू को घुमाते हो, अगर लट्टू में द्रव्यमान सभी दिशाओं में समान रूप से बटा हुआ हो
तब तो लट्टू बैलेंस्ड है, तो वो सीधा सीधा घूमेगा। लेकिन अगर लट्टू में आप एक हिस्सा भारी कर दो तो जब वो घूमता है तो उसके घूमने की दिशा थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। तो पृथ्वी में भी क्या है कि जो भूमि का मास है, जो भूमि है, जो जमीन है, वो ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, थोड़ा सा दक्षिणी अफ्रीका, एक ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा। बाकी अधिकांश लैंड मास जो है वो उत्तरी गोलार्ध में। तो पृथ्वी में द्रव्यमान का वितरण समान नहीं है, इसलिए भी पृथ्वी के अक्ष में झुकाव की एक वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। पृथ्वी का अक्ष झुका किस तरफ है? चंद्रमा की तरफ, सूर्य की तरफ, या किस तरफ है? अगर सूर्य की तरफ झुका होता तो एक गोलार्ध सदैव सूर्य की तरफ होता। पृथ्वी का अक्ष झुका है एक्चुअली ध्रुव तारे की सापेक्ष तरफ। पृथ्वी का अक्ष, जैसे ये पृथ्वी अगर सीधी होती तो ऐसी होती, जब ये झुकी है तो ऐसी है। तो अगर ये इस दिशा को आप आकाश में ले जाओगे तो यहां पर आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। पृथ्वी का अक्ष है ध्रुव तारे की तरफ, इसीलिए जब पृथ्वी घूमती है तो ध्रुव तारा आपको घूमता हुआ नहीं दिखाई देता। सब चीजें घूमती है लेकिन ध्रुव तारा नहीं घूमता हुआ दिखाई देता। ठीक है, जैसे जब चंद्रमा, जब पंखा जब घूमता है तो पंखे का जो केंद्र है वो घूमता हुआ नहीं दिखाई देता, उसके ब्लेड्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही जो चीज अक्ष पर होती है वो घूमती हुई नहीं दिखाई देती, इसीलिए ध्रुव तारा घूमता हुआ दिखाई नहीं देता। और इसीलिए जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है तो उसका जो अक्ष है ना वो सदैव ध्रुव तारे की तरफ रहता है, सूर्य की तरफ नहीं रहता। इसीलिए सूर्य के सापेक्ष उसका झुकाव घटता और बढ़ता रहता है। मानो ध्रुव तारा इधर है और सूर्य इधर है, तो जब पृथ्वी इधर है तो इस पृथ्वी का झुकाव तो ध्रुव तारे की तरफ है, तो सूर्य के सापेक्ष तो बराबर हो गया ना। अब पृथ्वी चलते चलते अगर ऐसे हो गई तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध भी सूर्य की तरफ और ये ध्रुव तारे की तरफ। जब ऐसे चलेगी तो पृथ्वी जब घूम रही है तो पृथ्वी ऐसे नहीं घूम रही है, उसका अक्ष उत्तरी ध्रुव की तरफ है तो अक्ष उत्तरी ध्रुव की तरफ ही है। और जब ये यहां ऐसे में चली गई तो ये उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य से दूर चला गया और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के पास चला गया। तो पृथ्वी का अक्ष जो है वो झुका हुआ तो है, लेकिन वो झुका हुआ है ध्रुव तारे की तरफ, सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है। इसमें ये भी कहते हैं कि अभी ध्रुव तारे की तरफ है, बाकी जो अक्ष पे उसका घूमना है तो वो हमेशा ध्रुव तारे की तरफ नहीं रहेगी। ये जो 71 वर्ष में बदलता है और 26,000 वर्ष में जो बदलता है वो लगता है प्रोसेशन जो है, जी जी, वो एक बहुत लंबी साइकिल है। हाँ, तो ये ध्रुव तारे का कथन अभी तात्कालिक कुछ समय के लिए है। ध्रुव तारे एक्चुअली क्या है कि ध्रुव तारा बोलते हैं जो अक्ष की सीध में तारा हो उसको ध्रुव तारा बोल देते हैं। आजकल ये तारा पोलैरिस है, उससे पहले कुछ जैसे लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग तो शायद थूबन नाम का कोई तारा था, या अब आगे 1000 साल बाद ड्रैकोनिस नाम का तारा हो जाएगा। तो वो ध्रुव तारे बदलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा समय भी हो सकता है जब अक्ष की तरफ कोई तारा ही ना हो। कभी कभी क्या होता है कि अक्ष की तरफ तारा जो है वो ध्रुव से थोड़ा हट करके है, तो ध्रुव तारा भी चलता हुआ दिखाई देता है, भले ही उसके चलने का वृत्त जो है छोटा सा होता है। मुझे याद है मैत्रेयणी उपनिषद में एक वचन है जहां राजा जो है ऋषि से जब प्रश्न पूछ रहा है तो वो यह प्रश्न पूछता है कि यह ध्रुव चलता क्यों है। तो संभवतः वो उस समय का प्रश्न रहा होगा जब अक्ष पर एकदम से कोई तारा ना रह करके थोड़ी दूर होगा कोई तारा, तो वो तारा चलता हुआ दिखाई देता रहा होगा। नहीं, ध्रुव तारे को यदि हम पृथ्वी के भूमध्य से यदि ध्रुव प्रदेश की तरफ चलेंगे तो वो तारा ऊपर जाएगा। हाँ जी। और हम भूमध्य से नीचे की तरफ जाएंगे तो वो नीचे जाएगा। तो यूं दाएं बाएं तो, लेकिन वो ऊंचा नीचा होता हुआ दिखता है। पृथ्वी पर से सब मनुष्यों को ध्रुव तारा क्षितिज से समान ऊंचाई पे नहीं दिखता है। समान पे तो नहीं दिखता, लेकिन अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे ना तो आपको ध्रुव तारा दिखाई ही नहीं देगा। हाँ, बंद हो जाएगा। ठीक बात है। तो भूमध्य से जैसे जैसे हम ध्रुव प्रदेश की तरफ जाएंगे तो उसका ऊंचाई में परिवर्तन आ जाता है, अक्षांश तुल्य ऊंचाई पे परिवर्तन आएगा जी। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे रोजड़ में तो हमको जो 23.5 से 24 अंश जितना इसका अक्षांश है, क्षितिज से उतने ही अंश ऊपर हमें ध्रुव तारा दिखाई देगा। और उत्तरी ध्रुव में अगर हम चले जाएंगे तो हमें ठीक सिर के ऊपर दिखाई देगा जी।
वो गति भी एक ध्रुव की हो सकती है कि भाई हाँ, वो अलग गति है। जी। मेरा प्रश्न है कि सामान्य बोलचाल में किसी भी काल में किसी भी देश में दिन का संबंध सूर्य से माना जाता है। सूर्योदय होता है तो बोलते हैं दिन शुरू हुआ। तो फिर ये रात्रि, मध्य रात्रि से दिन को गिनने की परंपरा कैसे, कब, क्यों, कहाँ शुरू हो गई, उसकी क्या संभावना? और ये दो अलग अलग तरह के विषय हैं गणना के हिसाब से। क्या है कि जब आप ऐसा समझिए कि जैसे ये पृथ्वी, गोलाकार पृथ्वी है ना, अगर इस पृथ्वी में अगर इसके अगर जैसे 4 हिस्से कर रखे हैं, एक है लंकापुरी, उसके बाद एक रोमकपुरी, और उसके बाद 2 नाम और हैं। मतलब पृथ्वी में 4 अक्षांशों पर 4 नगरियों की कल्पना की गई है। तो अगर लंकापुरी में सूर्योदय है तो उससे 90 अंश आगे मध्य दिन होगा, उससे 90 अंश और पीछे मध्य रात्रि होगी, और उससे 90 अंश पीछे सायंकाल होगा। तो क्या है कि जिस जिस संस्कृति ने अपने यहाँ दिनों की गणना का या जब सिद्धांत बनाया गणित का, तो मध्य रात्रि में गणना करने का सिद्धांत भारत में या लंकापुरी के आसपास रहने वाले उन लोगों का जिनके उस समय रोमकपुरी में जैसे मध्य रात्रि हो रही थी, तो उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए तो वो मध्य रात्रि से बनाए। वो उस तरह का, जैसे आज हमने क्या है कि हम सारा अपना टाइम सिस्टम ग्रीनविच मीन टाइम पे ले गए, क्योंकि अंग्रेजों ने ग्रीनविच मीन टाइम को मानक बना दिया है। पहले कभी उज्जैन से होता था तो हम देशांतरों की गणना भी उज्जैन से करते थे। तो इस अर्थ में ये अलग अलग सिस्टम्स हैं गणना के। मध्य रात्रिक अलग है, सूर्योदय कालिक अलग है, पर मुख्यतः 2 ही हैं। ग्रीनविच मीन टाइम में मध्य रात्रिक जो समय परिवर्तन है उसको प्राथमिकता दी हुई है। ऐसा ये कब से शुरू होगा, कुछ अंदाज है? ऐसा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, आर्यभट्ट के 2 ग्रंथ हैं, उनमें से एक ग्रंथ में मध्य रात्रि अर्धरात्रिक औदयिक सिद्धांत है और एक ग्रंथ में सूर्योदय कालिक सिद्धांत है। उनके दोनों ही ग्रंथ हैं। जो ग्रंथ प्रमुखता से उपलब्ध है उसमें सूर्योदय कालिक ग्रंथ है आर्यभट्टीय, और जो उनका एक दूसरा ग्रंथ है जिस पर जिन लोगों ने टीकाएं करी हैं, उन टीकाओं के माध्यम से हम जानते हैं वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो ये हम जानते हैं कि उस ग्रंथ में मध्य रात्रि वार प्रवृत्ति या दिन प्रवृत्ति के हिसाब से गणना का साधन सिद्धांत रखा गया था। धन्यवाद। और ये राशियां जो कही जाती हैं वो नाम दिए हैं, उसमें चित्र भी बनाए जाते हैं। मैंने तो बहुत अपना दिमाग लगाया, वो दिखती तो वैसी है नहीं, दिखाया जबरदस्ती जाता है ऐसा मुझे लगता है। बिरला प्लानिटोरियम भी जाते हैं, वो तो कोरी कल्पना लगती है, कहीं दूर दूर तक भी वो आकृति दिखाई नहीं देती। ये कोरी कल्पना तो लगती है, लेकिन मैं अभी इस चीज से इनकार इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देखिए, उन लोगों को जैसा आसमान दिखाई देता था हमें भी वैसा ही दिखाई दे रहा हो ऐसा नहीं है। हो सकता है हम किसी दूरस्थ एकांत घनघोर जंगल में अगर चले जाएं जहां आसमान पूरी तरह से लाइट पोल्यूशन से शुद्ध हो, साफ हो, तो क्या पता हमको भी दिख जाए। देखिए, कुछ चीजें तो दिखती हैं, जैसे ऋक्ष तारामंडल है या जिसको सप्तऋषि तारामंडल, वो तो दिखता है। ओरायन नक्षत्र तारामंडल है, वो भी दिखता है। तो हो सकता है ये भी दिखते रहे हों प्राचीन काल में, लेकिन हाँ, आज नहीं दिखते हैं। वो तो ऐसा ही है ना कि जैसे बादल में कोई घोड़े की कल्पना कर ले तो वो उसी को ही दिखाई दे रहा होता है। दूसरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि उस बादल में घोड़ा दिख रहा है कि हाथी दिख रहा है। बचपन में हम ऐसा खेल खेलते ही थे तो दिख जाता था, थोड़ी कोशिश करो तो कुछ तो दिखता था। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता नहीं, आकृति के क्योंकि ना बहुत कम चमक वाले ऐसे तारे हैं जो आपको यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ की या शहर की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, जो प्लानिटोरियम में जाते हैं वहां तो जो आदर्श स्थिति होती है सब दिखा रहे होते हैं, वहां भी नहीं दिख रहा होता। जो दक्षिण में जो टेलीस्कोप लगाया, जो 7 रडार्स लगाए गए, जो उसके आधार पे वहां पे आदर्श स्थिति में वो सब बना करके दिखाते हैं। हाँ। वो जिस आदमी ने कल्पना करी होगी उसको तो दिखाई दिए, अब हमको कैसे दिखाई देंगे वो हमारे देखने के ऊपर है। पर वैसे दिखाई मुझे भी नहीं दिए, पर मैं इनकार इसलिए नहीं करता क्योंकि उन लोगों को दिखाई दिया और मैं ये मान के चलता हूं कि वो लोग झूठ नहीं कह रहे होंगे जब तक कि वो झूठे साबित ना हो जाए। तो मेरे दृष्टि से अभी तक वो झूठे साबित नहीं हुए, तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि अभी मुझे दिखाई नहीं दे पा रहे हैं।
नहीं, वो कल्पना तो है ही उसमें, कल्पना तो है, निश्चित रूप से इससे कल्पना तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। हाँ। और भी विचार देखिए, कल्पना भी ऐसी कल्पना लगती है जिसका संबंध ही नहीं दिखता। जिसका मेष राशि आपको दिखती है मेढ़े के रूप में। मेष राशि में जो आपके नक्षत्र है वो अश्वनी है, कृतिका है और भरणी का एक चरण है। अश्वनी जो है वो अश्वमुख है, कृतिका एक सप्तऋषि तारामंडल के जैसे ही दिखता है, उल्टा चम्मच जैसा ही दिखता है लेकिन बहुत छोटा सा। अब ये इन आकृतियों से मिलकर के भेड़ की आकृति कैसे बनेगी ये समझ में भी नहीं आता। अन्य कोई है? तो नमस्ते जी। दिन में चर्चा हुई नक्षत्र और उनके देवता, तिथि और उनके देवता। ये देवता इस पे थोड़ा बताइए, और ये किस ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध होते हैं? देखिए, जो ये देवताओं के नाम है ना, ये क्या है कि चीजों को याद करने का सिस्टम है एक। आप ऐसे बोलेंगे कि भाई प्रतिपदा तिथि है, द्वितीया तिथि है, तृतीया तिथि है, चतुर्थी तिथि है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। लेकिन क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में चीजों को छंदबद्ध संस्कृत में जब लिखने का सिस्टम चला होगा ना, तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया हर समय इनसे संबंध नहीं बन पा रहे होंगे, छंद नहीं बनते होंगे, तो वो इनको कुछ देवताओं के नाम दे दिए ताकि एक तो याद करने में सहज सुलभ रहे, और उन्हीं नामों के आधार पर बाद में उनके शुभ शुभत्व का निर्णय होने लगा। ये नाम ऐसे ही क्यों रखे इस बारे में तो मेरे पास कोई जानकारी और कोई प्रमाण है नहीं, लेकिन ज्योतिष ग्रंथों में ये इस तरह से उपलब्ध है। जो ये नक्षत्र देवताओं के नाम है, ये तो वेदांग ज्योतिष में भी है, फिर वराह मिहिर में भी है, बृहद संहिता में भी, और भी कई ग्रंथों में है, लेकिन ये नाम है। अब ये क्यों है ऐसे नाम, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जहां तक मुझे लगता है वो याद रखने के दृष्टिकोण से एक क्रम में रखने के लिए रखे गए हैं। इसमें एक प्रश्न ये था कि पहले दिन आचार्य जी ने बताया था एक चक्र बना करके, और यज्ञ में जो 2 आकार आहुतियाँ होती हैं और आज्य भाग होती हैं, उन देवताओं के साथ में संबंध जोड़ करके बताया था उन मंत्रों का। तो लेकिन जो देवता यहाँ आपकी पुस्तक में दिए हैं या अन्य में भी मिलते हैं, उस दिन चक्र में रेवती, श्रवण, चित्रा और पुष्य, ये 4 नक्षत्र लिए थे। इनके जो देवता ये जो 4 मंत्रों में हैं और जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, वो तालमेल नहीं है। हाँ, वो तालमेल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, हो सकता, क्योंकि जो हमने जो दे रखे हैं ना नक्षत्रों के देवता, वो अभी तो वो हैं जो प्रचलन में, जो ज्योतिष में जो देवताओं के नाम है वो हैं। हाँ। अब इनके नाम कुछ और भी हैं, वो वेद में अलग हैं, पर वहाँ सारे नक्षत्रों के देवताओं के नाम शायद नहीं है, नहीं तो हमने वही वाले देने थे। हाँ, नहीं, लेकिन जो वो संगति लगाई अग्नय स्वाहा, तो वो वेदांग अग्नि देवता वहाँ नहीं है। नहीं, वेदांग ज्योतिष में जो है नक्षत्रों के देवता, वो संगति बैठती है वहां पर। इस संबंध में मैं एक बार और आचार्य जी से आपको कल स्पष्ट करके बता दूं। अच्छा। पर ये मुझे मालूम है कि ये जो देवताओं के नाम हमने दिए हुए हैं, ये जो प्रचलित ज्योतिष में जो तिथि और देवताओं के नाम है, वो उनके आधार पर ज्यादा है। अच्छा, दूसरा, ये जो 4 श्रवण, रेवती आदि नक्षत्र बताए थे अलग अलग अक्षांश पर, 0, 90, 180, 270 पर, तो ये बदलते भी रहते हैं? हाँ जी, ये बदलते रहते हैं। तो फिर वो अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा तो फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं। वो अगर वो देवता आपके अनुसार ठीक भी हो दूसरे ग्रंथ के अनुसार, तो चूंकि नक्षत्र बदल रहे हैं, तो इसलिए उन 4 मंत्रों के साथ संगति तो नहीं लगेगी फिर उसकी। अच्छा, मैं इस संबंध में फिर आचार्य जी से कंफर्म करके आपको बता दूंगा। रोहिणी का प्रजापति है, और कोई? हाँ, प्रदीप जी। माइक ले लीजिए। आचार्य जी, उत्तरायण के और दक्षिणायन के अपने अपने मास होते हैं, ऐसा मास महीने होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जब उत्तरायण के जो मास उत्तरार्ध में होते हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होते। दक्षिणी गोलार्ध वाले जब हैं तो वो वहां नहीं कहलाते। देखिए, मास तो होते हैं, उन मासों से जो ऋतुओं का संबंध है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग है। मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो रही होती है,
उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, उसका विपर्य हो रहा होता है। तो वो ऋतु का फर्क है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, मास तो वही रहता है। जब उत्तरी गोलार्ध में जून का महीना है तब दक्षिणी गोलार्ध में भी जून ही है। जब 21 जून को दक्षिणायन हो रहा है तो वो उत्तरी गोलार्ध में, देखिए जो उत्तरायण और दक्षिणायन है वो पृथ्वी और सूर्य का संबंध है, उसका पृथ्वी के गोलार्ध में किसी स्थिति से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर दक्षिणायन का मतलब है कि सूर्य उस समय, पृथ्वी उस समय, या सूर्य कह लीजिए, तो सूर्य दक्षिणायन के दिन अधिकतम उत्तर दिशा की तरफ है और दक्षिण को मुड़ गया, तो सूर्य मुड़ा ना दक्षिण की तरफ को। पृथ्वी का तो उत्तरी गोलार्ध जहां है वो वहां है, दक्षिणी गोलार्ध जहां है वो वहां है। इस घटना के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में वर्षा ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में हेमंत ऋतु होती है, यह हेमंत ऋतु का मौसम बनता है। वो अलग, पर घटना तो एक ही है ना पूरी पृथ्वी के लिए। उसका प्रभाव ऋतुजन्य, अच्छा ऋतुजन्य प्रभाव आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्यों देख रहे हो? भूमध्य रेखा पर तो ऋतुओं का ऐसा असर ही नहीं होता। भारत जैसे देश में तो 6 ऋतुएं होती हैं, आप थोड़ा और उत्तर की तरफ चले जाओ वहां 4 ऋतुएं ही होती हैं। आप भूमध्य रेखा पर चले जाओ तो वहां देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं। तो उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वो सूर्य और पृथ्वी के संबंध की घटनाएं हैं, उनका प्रभाव पृथ्वी में किस क्षेत्र में होता है वो एक अलग विषय है। तो महीनों के नाम तो वही रहेंगे ना जी। उत्तरायण से जो महीना शुरू होता है वो तो वही रहेगा। धन्यवाद। ओम। आज सुबह वाले सत्र में गते का अर्थ बताते हुए आपने ये कहा था कि गते का एक अर्थ है कि सूर्य इतने अंश चल चुका है, ऐसा करके बताया था आपने। तो सूर्य, एक ये बात ये भी आई थी पिछली कक्षाओं में कि सूर्य 30 अंश ही चलता है प्रतिदिन। तो जब 30 अंश ही चलता है तो फिर यहाँ पर 31 गते का जो दिया हुआ है ये कुछ समझ में नहीं आया। सूर्य चलता तो 30 ही अंश है, लेकिन वो 30 अंश कितने दिन में चलेगा? जैसे मैंने आज भी आपको दिखाया था, देखिए कुछ ना व्यवहारिक वो चीजें हैं। जो ये व्यवस्था है गते की कि सूर्य एक दिन में 1 अंश चलता है, तो ये सूर्य की औसत गति है। आप मुझे ये बताओ कि यहां पर 81 अंश 2 कला 22 विकला है, यानी कि 60 + 21, तो यहां 22वें गते में चल रहा है। 22 यहां ठीक है, ठीक है ना। यहां है 81, 59, 41, यहां भी है 60 अंश 21, 59 और 41। यहां भी वो 22वें अंश पर है सूर्य और यहां भी 22वें अंश पर सूर्य है। तो क्या इन दोनों दिनों को 22 गते के नाम से कहा जाए? एक सिद्धांत होता है जो आदर्श स्थिति को व्यक्त करता है, और एक व्यवहार होता है जो उस आदर्श स्थिति के निकटतम अपने आप को रखने का साधन निर्धारित करता है। तो सिद्धांत रूप में गते की परिभाषा है सूर्य को गए हुए जितना समय हो गया है, सूर्य को उस राशि में गए हुए जितना समय हो गया है वो गते है। और पंचांग में जब हम दिखाते हैं तो इस सिद्धांत के निकटतम रहने का समुचित प्रयास करते हैं, क्योंकि सूर्य अपनी मर्जी से चलता है, सूर्य हमारी मर्जी से तो चलता नहीं है। कि अगर हमने कह दिया कि सूर्य 1 अंश प्रतिदिन चलता है तो सूर्य हमेशा 1 ही अंश चलेगा प्रतिदिन, वो अपनी गति के हिसाब से चलेगा, है ना। तो हमें अपना सिद्धांत बनाना होता है जो आदर्श के निकटतम हो सके, एकदम आदर्श जैसी आदर्श स्थिति में ही हो पाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर कभी दिख सकता है आपको, लेकिन नियम वही है, परिभाषा वही है, और पंचांग में आदर्श स्थिति के निकटतम आने का प्रयास है। मैं थोड़ा सा एक इसमें रुको। एक तो आपका तात्पर्य एक ये हुआ कि जो 360 में हम कहते हैं कि प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है, तो वो लगभग है, सदा 1 डिग्री नहीं चलता है एक दिन में। दूसरा उसका अंतर जो आता है कि ये जो परिवृत्त है ये परिमंडलाकार है, और आपने उपसौर अपसौर भी पढ़ा है। तो जो अपसौर में दूर की स्थिति होती है तो घेरा तो होता है बड़ा,
तो डिग्री नीचे से तो 30 है, लेकिन वहाँ जाके स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो उतने भाग को पूरा करने में एक दिन से अधिक लगता है एक। और जहाँ उपसौर की स्थिति है वहाँ का घेरा है वो छोटा है, तो वहाँ 1 डिग्री एक दिन से भी पहले पूरी हो जाएगी। एक दिन में 1 डिग्री से ज़्यादा भी जा सकता है। तो चूंकि घेरा चारों तरफ एक जैसा नहीं है, इसलिए ये अंतर स्वाभाविक है। ये औसतन लगभग कहा जाता है कि 1 डिग्री में, ठीक बोला है मैंने? मध्यम गति है, मध्यम औसत गति है ये। जी ओम, जैसा आपने कहा कि पृथ्वी जो है एक दिन में 27 नक्षत्र में भ्रमण करती है, चंद्रमा जो है 1 महीने में 27 नक्षत्र में भ्रमण करता है, उसी प्रकार जो सूर्य है पूरे वर्ष भर में 27 नक्षत्र में भ्रमण करता है। तो जो सूर्य है पूरे वर्ष भर में 27 नक्षत्रों में भ्रमण कर रहा है, तो उनके निश्चित होंगे 27 नक्षत्र की प्रथम मास में वो किन किन नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, द्वितीय मास में किन किन नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, इसी प्रकार पूरे 12 महीने में वो 27 किन किन नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, उसी के विषय में जानकारी चाहिए। इसमें विभू जी एक बात आपने पीछे कही थी, या तो आचार्य जी ने कही थी, कि राशि मंडल की गति तीव्र होती है और नक्षत्रों की गति मंद होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पंचांग देखते हैं ना, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं इस महीने का, तो जो 59 है उससे पहले जो 58 पृष्ठ है, जब आप उसको देखेंगे 58 प्रश्न को, तो यहाँ आप देखेंगे तो सूर्य की जो नक्षत्र की गति है ना, ये देखिए, ये क्या लिखा है, सूर्य मृगशिरा में कब 8:28 पर, कब 25 गते शुचि मास, 25 गते शुचि मास को सूर्य जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है। और इसके बाद ये देखिए, ये सूर्य तो जो सूर्य का भ्रमण है नक्षत्रों में वो भी पंचांग में दिया हुआ है। चूंकि उसकी मान्यता जो है वो पंचांग के अवयवों के रूप में नहीं है, इसलिए उसको इस पेज में नहीं दिया है। लेकिन ये जो ग्रह स्पष्ट वाला पेज है ना, इसमें सूर्य का ही नहीं सभी ग्रहों के नक्षत्र भ्रमण दे रखे हैं। सूर्य एक वर्ष में 27 नक्षत्र घूमता है, तो वो आपको सारे एक वर्ष में मिल जाएंगे। यहाँ मृगशिरा आर्द्रा गया, अगले महीने आप देखिएगा अगले महीने यहां नहीं है, और ये देखिए सूर्य पुनर्वसु में आ गया, आर्द्रा के बाद पुनर्वसु में आ गया, पुनर्वसु के बाद सूर्य पुष्य में होना चाहिए कहीं, ये देखिए ये सूर्य पुष्य में आ गया। मेरा यहाँ पूछने का विषय ये था कि जिस प्रकार जो वेदोक्त मास है, मधु मास है, तो उनका राशि से संबंध है, तो उसी प्रकार जो नक्षत्र आ रहे हैं तो वो संबंधित है कि हर बार उसी माह में वो ही नक्षत्र आएंगे? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि नक्षत्रों और राशियों का संबंध स्थिर नहीं है। जिस राशि में आज कोई नक्षत्र पड़ रहा है, हालांकि ये संबंध की जो अस्थिरता है ये बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन है ना, तो ऐसे एकदम से तो पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, इसकी साइकिल होती है 26-27 हजार वर्ष की, 26-27 हजार वर्ष में पूरा चल जाता है। ये लगा लीजिए 13,000 वर्ष में तो कम से कम 180 अंश खिसक जाएगा। तो ये संबंध स्थिर नहीं है, पर यह संबंध की अस्थिरता एक लंबे अंतराल के बाद महसूस होती है। ठीक है, आजकल जो है सूर्य मेष आदि के समय कौन से नक्षत्र में दिखाई देगा? कौन से नक्षत्र में दिखाई देगा सूर्य? सूर्य पूर्वा भाद्रपद, ठीक है। तेईस गते यानी कि 14 मार्च को सूर्य जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चला गया। मेषादि के समय कौन सा है प्रथम नक्षत्र? पूर्वा भाद्रपद, इसीलिए वो पूर्वा भाद्रपद में वहां दिखाई दे रहा है। ठीक है। ओ, जैसे अभी आपने बताया था ध्रुव तारा जो होता है उसकी तरफ अक्ष है पृथ्वी का, और मुनि जी ने कहा था कि 26,000 वर्ष में वो
पृथ्वी का चक्र अक्ष जो है घूम जाता है पूरा। और इस पुस्तक जो ज्योतिष सरित कीर्ति है, इसमें दे रखा है कि ध्रुव तारा स्थिर है लेकिन वो भी घूमता है। वो आपने कहा कि ध्रुव तारे बदलते रहते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया है वैसा कुछ कि ध्रुव तारा एक ही माना है और वो घूमता है अक्ष के साथ। हो सकता है उन्होंने ऐसा लिखा हो तो सही क्या होगा? उस पुस्तक को छोड़ दीजिए। सही कौन है नहीं है उसका निर्णय आप तब कीजिएगा जब आपको चीजें समझ में आ जाए। आप सवाल पूछो कि आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूं, लेकिन चीजों को समझे बिना अगर आप निर्णय करने पर आ जाओगे कि ये गलत है या ये सही है, तो आपका निर्णय शुद्ध नहीं होगा। तो अभी आप ये मत कहो कि वो सही है या वो गलत है, मैं इतना ही कहूंगा कि उन्होंने ऐसा लिखा है तो वो ऐसा मानते होंगे। वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं मुझे नहीं कहना। उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण दिया है, ध्रुवस्य प्रचलनम पश्यामः, मैत्री उपनिषद में कहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम ध्रुव के चलने को देखते हैं, हम ध्रुव के चलने को देखते हैं, मैत्री उपनिषद में ऐसा कहा है। तो मैंने आपको बताया ना अभी, आपने भी उद्धृत किया था ये तो। मैत्रेयणी उपनिषद का अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैत्रेयणी उपनिषद में यह प्रकरण है कि ध्रुव चलता है। अच्छा, ठीक है, उसका कारण भी मैं समझता हूं कि वो ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि उस समय ठीक अक्ष के ऊपर ध्रुव नहीं था, ध्रुव अक्ष से थोड़ा सा दूर था, तो वो घूमता हुआ दिखता था, वो अक्ष की परिक्रमा करता हुआ दिखता था। तो ये कहा गया कि ध्रुव चलता क्यों है। जो ठीक अक्ष पर होगा तो वो घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हो गया। और कोई बाकी है? पूछिए। ओम जी, सुबह हमने संपात के द्वारा अवगत काल, सांपातिक काल देखा था, तो तब हमने भूकेंद्रीय पद्धति से पृथ्वी को घूमते हुए वसंत संपात के सामने वो एक बार आएगी ऐसा देखा था। तो मैं अपनी स्पष्टता के लिए पृथ्वी की परिक्रमा गति पर वसंत संपात को देखते हुए इस सांपातिक काल को कैसे जाना जाएगा ये जानना चाहती हूँ। मैं आपको जब कल हमारा विषय आएगा तो जिस एक चित्र के माध्यम से हमने आपको चीज़ समझानी है वो ये वाला है, जिसमें वसंत संपात, उत्तरायण, दक्षिणायन और पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है, और इसमें आपको सांपातिक काल वाला इशू भी क्लियर हो जाएगा। मुझे बस कल का समय दीजिए, कल जब हम इस चित्र को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वसंत संपात कौन सा बिंदु है और क्यों उसे कहाँ आने में कितने घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, तो कल आ जाएगा ये। पहले दिन आपने एक बात बताई थी कि कुछ ग्रह या नक्षत्र स्थिर हैं और कुछ चलायमान हैं। तो मैं अपने उसके लिए पूछ रहा हूँ कि हमने आज तक ऐसा सुना है कि अंतरिक्ष में कोई भी पिंड स्थिर रहते हुए अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। तो क्या वास्तव में कुछ स्थिर पिंड हैं? नहीं, ऐसा है कि चलायमान तो सभी कुछ है। स्थिर होने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हमारे साथ हमारी दिशा में हमारी ही दिशा की गति से अगर चल रही है तब तो हम उसे स्थिर कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज ऐसा होता नहीं, ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। लेकिन जो नक्षत्र हैं वो इतनी दूर हैं कि अगर उनकी गति बहुत ज्यादा भी होगी ना, देखो त्रिकोणमिति का एहसास किया है कि ये अगर एक कोण यहाँ पर सिर्फ एक अंश का है ना, तो यहाँ पर इसकी दूरी अगर 1 किलोमीटर है तो ये यहाँ पर जाकर के पता नहीं कितने ज्यादा किलोमीटर हो जाएगी। अब अगर आप ये देखो कि ये अगर अंतर सिर्फ 1 किलोमीटर में आ रहा है तो जो लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर है वो पिंड बहुत तेजी से चल रहे होंगे, लेकिन इस एक अंश की दूरी को तय करने में उन्हें करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो हमारे दृष्टिकोण से हमारे सापेक्ष वो मोर और लेस स्थिर ही हैं, इसीलिए उन्हें स्थिर कहा गया है। चलायमान उनको बोला गया जो हमें 1-2 दिन के अंतर में भी चलते हुए दिखाई दे जाते हैं। जैसे बुध, शुक्र, ये जो 5 तारा ग्रह हैं ये हमें चलते हुए दिखते हैं। आज कहीं है, कल कहीं और दिखाई देगा। जी, समाप्ति की तरफ लेते हैं आखिरी। ये जो दृक् तुल्यता का सिद्धांत है वो एक मनुष्य जीवन के लिए अगर है तो ये जो आप बता रहे हैं वो उस मनुष्य काल में उसको चलता हुआ नजर नहीं आएगा शायद।
नहीं, मनुष्य काल में चलता हुआ नहीं। हाँ, तो ये दृक् तुल्यता एक मनुष्य के आधार पे लिखी हुई है या सदियों? नहीं, दृक् तुल्यता तो मनुष्य के आधार पर ही। फिर तो ये चलता हुआ दिखेगा नहीं, इतना दूर नहीं, ये चलता हुआ नहीं, पता भी नहीं इसीलिए उसको स्थिर मान रखा है। ठीक है, तो समाप्त करते हैं इसको। रात्रिकालीन मंत्र का पाठ करेंगे, गीतिका का नहीं करेंगे। प्रारंभ। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ञोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान् निनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अग्ने त्वं सुजागृहे वयं सुमन्धिसेमहे णो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।